ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित एकांकी रत्नाकर में संकलित एकांकी तौलिए के कुछ शेष जो गद्यांश है उनकी सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये कंटेंट सम्मिलित है और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर, जिसमें 5 एकांकी संकलित है। इसमें दूसरी एकांकी के जो शेष प्रमुख गद्यांश है उनकी हम सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे प्रस्तुत वीडियो में। तो कृपया करके बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं ध्यान से और गौर से प्रस्तुत वीडियो को देखें, सुनें और तत्पश्चात इसका विवेचन विश्लेषण करें और तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो बीए प्रथम वर्ष की प्यारी छात्राओं, हमने पिछले वीडियो में तौलिए जो एकांकी है उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित, इसके हम 6-7 गद्यांशों की सप्रश्न व्याख्याएँ कर चुके हैं। आज हम इसका जो 8वां गद्यांश है उसकी सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं, प्रिय छात्राओं, ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुनें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहले हम 8वां जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं और तत्पश्चात व्याख्या के जो 4 सोपान है उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। पशु, तो तुम मुझे पशु समझती हो। तुम मनुष्य की सहज भावनाओं को निर्मम वर्जनाओं की बेड़ियों में बांध कर रखना चाहती हो कि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं, इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है और मुझे डर है किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील सी तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं और मेरा जी करता है कि तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं उसके आधार पर इसका एनालिसिस करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी तौलिए शीर्षक से अवतरित है। यह एकांकी समसामयिक घटना पर या सामाजिक परिवेश में वर्तमान में चित्रित आधुनिक जो परिवारों में दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से टूटन या यूँ कहें कि किस तरह आपस में एक तनाव होता है, उस तनाव को प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बहुत ही मनोरंजक रूप में वर्णित किया है। अब हम इस एकांकी का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बसंत के माध्यम से मधु, ऊसी और निम्मो को परले सिरे की बदतमीज बतलाती है कि ये दोनों मेरी जो सहेलियां हैं, ऊसी और निम्मो, ये बहुत ही बदतमीज हैं और सलीका रहित व्यक्ति को पशु की तरह मानती है, जिसमें जीवन जीने का तरीका नहीं है, व्यवस्थित ढंग से
जीवन को जो जीता नहीं है उसको वो पशु की तरह मानती है कि पशु के तुल्य है, पशु के समान है। इस बात पर बसंत आवेश में आकर मधु से कहता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। बसंत क्या है, मधु को समय समय पर टोकता है कि इस तरह का आपका व्यवहार वो अच्छा नहीं है। क्या तुम मुझे पशु समझती हो? बात बात पर टोकते रहना क्या अच्छा लगता है? इसी प्रसंग में बसंत मधु से कहता है। अब क्या कहता है, व्याख्या का जो अगला सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण कर रहा है किसके माध्यम से? बसंत के माध्यम से। और बसंत मधु को समझा रहा है, उसको प्रबोध देता है कि तुम मुझे पशु जैसा समझती हो, कि मैं पशु हूँ, मैं जानवर हूँ, और प्रत्येक बात में टोकती रहती हो। मुझे हर बात में आप टोकती हो, मीन मेट निकालती हो, मेरी हर बात में आलोचना करती हो। इस तरह तुम मेरी तथा मेरे अन्य पारिवारिक जनों की सहज भावनाओं को अपनी कठोर वजनाओं से नियंत्रित रखना चाहती हो, उन पे कंट्रोल कर रखना चाहती हो। ये संभव नहीं। इस प्रकार की निर्मम वर्जना रूपी बेड़ियों में जकड़ जाने से तो मनुष्य की आत्मा ही मर सकती है, मर जाती है। तो ज़्यादा बंधन भी स्वीकार्य नहीं होते हैं। मुझे तुम्हारा इस तरह का आचरण पसंद नहीं है। ये जो व्यवहार है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझसे बार बार घृणा करती रहती हो, अपनी सुरुचि के अनुसार उठने बैठने का सलीका न आने से मुझे पशु के समान समझती हो और टोकती रहती हो, हर बात में इंटरफेयर करती हो, हर बात में क्या है, मीन मीट निकालती हो। ये अच्छी बात नहीं। इससे मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है। तुम मुझे देखकर जो विषाक्त हंसी चेहरे पर व्यक्त करती हो उसमें कितनी घृणा छिपी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को, आपके मिजाज को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम मुझसे कितनी घृणा करती हो। आगे बसंत कहता है कि इस तरह मेरे प्रति उपेक्षा एवं घृणा का व्यवहार करते रहने से कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी मानवीय भावना लुप्त हो जाए और मैं सचमुच ही क्रूर आचरण करने वाला पशु बन जाऊं। ये भी हो सकता है। ऐसा क्रूर पशु बनने पर तो तुम्हारा ही अहित होगा। देख लीजिए, बसंत पुनः स्वयं से नफरत करता हुआ कहता है कि अभी मेरा जी चाहता है कि इस जलील तौलिए को ही उठाकर बाहर फेंक दूं और तुम्हारी इस विषाक्त हंसी का गला घोंट दूं। गुस्सा आता है मुझे भी, मैं भी आकर्षित होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आप तो मुझे जानवर समझती हो, हर बात पर तुम मुझसे घृणा करती हो। अब ये ऐसे नहीं है। अब मैं आगे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत चलता है, आटे में नमक चलता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में एकांकीकार ने पात्रों के मनोभावों और चरित्रगत विशेषताओं की सशक्त व्यंजना की है, बहुत ही अच्छी, और जिससे क्या है, पात्रों का चरित्र उद्घाटन हो सके। महात्मा बुद्ध ने भी बहुत ही सुंदर लिखा था कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर निकलना बंद हो जाए। तो कहने का तात्पर्य मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, और ज़्यादा लचीला भी नहीं होना चाहिए। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और
समर्थ है। अगला हम 9वां जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं पहले। मुझे आपसे नफरत है या नहीं इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे ज़रूर नफरत है। आपने मुझसे शादी कर ली मैं जानती हूँ, क्यों कर ली ये भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं है। इसका गुस्सा चाहे अब आप मेरी सुरुचि पर निकाले या संस्कृति पर, पहनावे पर अथवा स्वभाव पर। अब हम इस लघु गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी तौलिए शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत मधु से कहता है कि तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो और मुझे पशु समझती हो। तुम्हारी विषाक्त हंसी से ये भाव आसानी से व्यक्त हो जाते हैं। तब मधु रुआसी होकर अपने पति बसंत से कहती है। अब क्या कहती है, व्याख्या का जो अगला सोपान है भावार्थ उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में मधु बसंत से कहती है, आप व्यर्थ में ही मेरी हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं और अपनी कल्पना के आधार पर मेरे मन में उन बातों को देखते हैं जिन्हें मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मैंने न तो आपको पशु कहा है कि आप जानवर हो, आप पशु हो, और न ऐसा सोचा भी है। मेरा सोचने का भी ये नज़रिया नहीं है कि मैं आपको पशु के तुल्य मानूं, पशु के समान मानूं और पशु के समान व्यवहार करूं। वस्तुतः मैं आपसे घृणा नहीं करती हूँ। इस सच्चाई को मेरा हृदय ही जानता है, परंतु आप जिस तरह की बातें करते हैं इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आपको मुझसे ज़रूर घृणा है, कि आप मुझसे ज़रूर एलर्जी करते हो। मधु कहती है कि आपने मुझसे शादी कर ली। इस रहस्य को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे प्रति आपका प्रारंभिक लगाव कैसा था, बहुत मीठा मीठा बोलते थे, और कैसे आप विवाह के लिए तैयार हो गए, यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आपके रग रग को जानती हूँ मैं। परंतु मेरे साथ विवाह के लिए तैयार हो जाना यह नहीं बताता है कि आपको मुझसे घृणा नहीं है। आप एग्री हो गए विवाह के लिए, शादी के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे घृणा नहीं करते हो। फिर भी आप मेरी हर बात पर गुस्सा करते रहते हैं। मैं आपको सुख पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए अपनी सुरुचि और संस्कृति के अनुरूप आचरण करने के लिए कहती हूं, परंतु आप मेरी सुरुचि, संस्कृति, पहनावे और स्वभाव को लेकर नफरत करते रहते हैं। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और बात बात में गुस्सा निकालते हैं। आपका ये व्यवहार मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं भी आपके इस व्यवहार को सहन नहीं कर सकती। तो आगे हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में भारतीय नारी की पति निष्ठा की ओर संकेत हुआ है। मधु का कथन उसके निर्मल स्नेह भाव का परिचायक है और लिखा भी है कि पति और पत्नी का जन्म जन्म का साथ होता है, और ये भी कहा है साधु संतों ने, विद्वानों ने, कि जो छोड़े पति का साथ सती का धर्म नहीं। सुख में दुख में हर मतलब क्या है, संकट में पति पत्नी एक दूसरे को चोली दामन के हिसाब से सहयोग करते रहना चाहिए, तभी क्या है दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सरल, मनोभावानुरूप, संवादों में भावों का उतार चढ़ाव देखने योग्य है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली
लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो आगे हम अगला 10वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। आदमी की बुनियादी प्रवृत्तियों पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और गंवार रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे। और रही सुरुचि, तो यह भी अभिजात वर्ग की स्नावी का दूसरा नाम है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी तौलिए शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है और यह एकांकी समसामयिक घटना पर आधारित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या एकांकीकार क्या कहना चाहता है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत अपने कार्यालयी काम से बनारस जाता है तथा 2 महीने वहीं रह जाता है। इस अवधि में मधु अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करती है। वो बहुत प्रयास करती है कि अपनी मिजाज है उसको मैं बदल लूँ। तभी एक दिन उसकी पुरानी सहेलियां सुरो और चिंती आ जाती हैं। वे तीनों बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगती है। तब चिंती कहती है कि मधु एकदम बदल गई है, इसकी सुरुचि और संस्कृति अब कहाँ चली गई है। अतः उसे उत्तर देती ही मधु कहती है। उन दोनों को क्या कहती है, क्या समझाती है, अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में मधु अपनी सहेलियों से कहती है कि समय की परिवर्तनशीलता के साथ आदमी की आवश्यकताओं एवं आधारभूत प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। अरे प्रकृति ही परिवर्तन चाहती है तो मनुष्य का स्वभाव में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। ये समय की मांग है। इस प्रक्रिया में पुराने के ऊपर नएपन की परत चढ़ती रहती है। पुराने को छोड़ते जाते हैं और नए को हम अपनाते जाते हैं। इस तरह नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले परतों या पर्दों का नाम ही संस्कृति है। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति एवं हरेक वर्ग की रुचि समान नहीं होती है। और लिखा भी है कि मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना। हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, मिजाज अलग अलग होता है, स्वभाव अलग अलग होता है। समाज का एक वर्ग जिस आचरण को सभ्यता और संस्कृति का श्रेष्ठ रूप मानता है, मतलब समाज का एक वर्ग सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है, उस आचरण को अन्य वर्ग हीन मानता है, हे मानता है, त्याज्य मानता है। इस कारण मानव समाज में एक वर्ग अपने को सुसभ्य मानकर सदैव दूसरे वर्ग को असभ्य और निरागंवार मानता रहता है। तो ये मनुष्य की फितरत है, ये समाज का दृष्टिकोण है। इस प्रकार देखा जाए तो सभ्यता और संस्कृति के अनुसार आचरण करना और सदैव उसी का पालन करना कठिन रहता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इनके पीछे सदा नहीं भाग सकता। मानव की एक और कमजोरी यह है कि वह सदा ही स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और ये कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये मानव का स्वभाव है तथा दूसरों को कम स्तर का और हे स्वभाव का समझता है। इसी कारण वह ऐसा आचरण करने लगता है जिससे अन्य लोगों की नज़र में वे श्रेष्ठ लगे। ये कोशिश करता है कि मैं बहुत ही सभ्य और संस्कृत लोगों के बीच में समझा जाऊं। ये मनुष्य कोशिश करता है, ये मानव कोशिश करता है। अभिजात वर्ग अर्थात समाज के उच्च कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा दूसरों को अपने से हे समझने की प्रवृत्ति का नाम ही सुरुचि है।
इस प्रकार की सुरुचि और संस्कृति समय की गति के साथ नए नए रूपों में आगे बढ़ती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तथा अभिजात स्नाबी का तात्पर्य अभिजात वर्ग इसे अपनी अलग पहचान का आधार समझता है, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने का प्रयास करता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृति की परिभाषा देकर अभिजात वर्ग द्वारा स्वयं को विशिष्ट मानने के स्वभाव का उल्लेख प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या एकांकीकार ने किया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, तत्सम शैली पात्र के मनोभावान रूप व विवेचनात्मक है और भाषा में लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता और सहजता, सरलता और लेखक के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला हम 10वां जो गद्यांश है और इस एकांकी का ये अंतिम गद्यांश है, इसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपान, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। तुम्हारी ये सफाई और सुघड़ता, ये सुरुचि और संस्कृति, ये नजाकतें और नफासतें ज़िंदगी में इतना काम नहीं देंगी जितना सेहत। अगर ये ठीक नहीं रहती है तो ये सब किस काम की, और जब ये ठीक है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। तो अब हम इस गद्यांश का एनालिसिस करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण या गद्यांश या गद्यावतरण या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित या रचित एकांकी तौलिए शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और ये एकांकी समसामयिक घटना पर आधारित है। आधुनिक समाज में जो समस्याएं हैं एडजस्टमेंट की, उसको इसमें चित्रित किया गया है। तो अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में बसंत अपनी फर्म के काम से 2 महीने तक बनारस में रहकर लौट आता है। घर में प्रवेश करते ही जब मधु 3-4 दिन से जुखाम होने की बात कहती है कि मुझे जुखाम हो गई है, तब बसंत उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहता है। उसी क्रम में यह बसंत का कथन है। बसंत मधु से क्या कहता है, व्याख्या का अगला सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। सदा स्वस्थ रहने की कोशिश करो। लेकिन मधु मानती नहीं। इन संसार में सेहत अर्थात सबसे प्रथम जरूरत एवं कर्तव्य है कि अपना स्वास्थ्य तरो और ताज़ा रहे। इसी जीवन में सेहत का महत्व सर्वोपरि है। यदि सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। परंतु तुम हर समय सफाई का ध्यान रखती हो, अपनी सुरुचि और संस्कृति को लेकर घर में सफाई रखने का प्रयास करती हो। मैं मना नहीं करता कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन अपना स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद में सफाई है। वस्तुतः जिंदगी में तो सुरुचि और संस्कृति इतना काम देंगी और नए शारीरिक सुकोमलता, सुंदरता, स्वच्छ आचरण एवं विशिष्ट प्रकार का व्यवहार इतना काम दे सकेगा
ज़िंदगी में श्वास का जितना महत्व है, यानी श्वास का हेल्थ की इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा है, श्वास का महत्व ज़्यादा है। जितना काम उससे पड़ता है उतना अन्य किसी से नहीं। इसलिए यदि श्वास ठीक नहीं रहता है तो जिंदगी के अन्य सुख भोग किस काम के, अर्थात किसी काम के नहीं रहते हैं। तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और जब स्वास्थ्य सही है तो फिर सुरुचि, संस्कृति, स्वच्छता आदि किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया। तो इस बात को व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति चौकन्ना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। साफ सफाई का बाकायदा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ व्यक्ति को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस बात को पहले ध्यान में रखना चाहिए। आज से यह है कि स्वस्थ रहना ही परम सुख है और यही जिंदगी का मूल मंत्र भी है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार शरीर में कोई बीमारी घर कर गई तो फिर उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल का काम होता है। उससे पार पाना, उससे निजात पाना, उसका समाधान करना और फिर से स्वस्थ होना बहुत मुश्किल का काम है। यदि कोई असाध्य रोग या असाध्य बीमारी या कोई लाइलाज बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में मधु बात बात में, हर बात में अपनी सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार, अच्छी रुचि के अनुसार, और संस्कृति, सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशन का वो बहुत ध्यान रखती है। तो अपनी सुरुचि और संस्कृति का नाम लेकर स्वयं को अभिजात दिखाने का प्रयास करती है कि मैं उच्च कुल उत्पन्न हूँ, मैं संभ्रांत हूँ। इस बात को वो बार बार कहती है कि व्यक्ति को अपनी सुरुचि और संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। अपने आप को संभ्रांत दिखाने का प्रयास करती है, परंतु उसे जुकाम होने पर बसंत ने श्वास का ध्यान रखना ही सर्वोत्तम कर्तव्य बताया है। बसंत ने कहा है कि हे श्रीमती, हे मधु, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन होता है। पहला सुख निरोगी काया, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यह कथन आरोग्य ही परम सुख है, यानी आरोग्य का तात्पर्य स्वास्थ्य धन है का रूपांतर प्रतीत होता है। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पति पत्नी में किस तरह कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें सामंजस्य किस प्रकार का होना चाहिए, उस बात की और हमें आगाह किया है, इशारा दिया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, शुभोध, तत्सम, तद्भव युक्त, मुहावरेदार, भावानुकूल, शैली विवेचनात्मक एवं सूत्रात्मक है तथा इस गद्यांश की भाषा शैली में सारांश रूप में कहूँ तो सहज, सरल, सुबोध लेखक या एकांकिकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये
इस गद्यांश में चित्रण किया गया है। आगे हम अगले वीडियो में अगली एकांकी है, एकांकी रत्नाकर में संकलित है, जो तृतीय एकांकी है भोर का तारा, जिसके एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।